राइट्स ऑफ सिटीजन्स हमारा टॉपिक चल रहा है और इस पे ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो राइट्स को आपको पता है हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल राइट, जो मतलब एक इंडिविजुअल को एक सोसाइटी में मिलते हैं। और दूसरे हैं मोरल राइट्स, जिसको हम जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि उनको ये राइट्स मिलेंगे, या छोटे बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करते हैं तो उनके लिए किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। फिर थर्ड है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जो लीगली इंडिविजुअल्स को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड। और फोर्थ है फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड होते हैं, शामिल होते हैं। लीगल राइट्स आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: सिविल राइट्स नैतिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स आर्थिक अधिकार, और पॉलिटिकल राइट्स राजनीतिक अधिकार। सिविल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आज के हम लेक्चर में करेंगे पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स होते क्या हैं? पॉलिटिकल राइट्स enable the citizens to take part in the affairs of the state। जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो देश के नागरिकों को देश के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करने के लायक बनाते हैं। तो वो कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां होती है वो हम डिस्कस करते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट है राइट टू वोट। तो डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर लोग होते हैं, और लोग अपनी जो पावर का इस्तेमाल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा करते हैं, जो कि लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए गए होते हैं, यानी कि एमएलए, एमपी, काउंसलर या सरपंच। तो वो इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो उनके पास वोट देने का अधिकार होता है उसके द्वारा। टू अचीव दिस पर्पस विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, क्रीड और रिलीजन एटसेट्रा, एवरी अडल्ट इज गिवन राइट टू वोट। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हर एक भारत के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के उसको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाता है। दिस वे दिस राइट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से इस अधिकार को, यानी कि राइट टू वोट जो अधिकार होता है लोगों का, इसको हम बोल सकते हैं फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बट टू गेट द राइट टू वोट फ्यू क्वालिफिकेशन आर फिक्स्ड। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप राइट टू वोट का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। फर्स्ट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन आपके वोटर कार्ड होना चाहिए, आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ होती हैं क्वालिफिकेशन। उनको अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको राइट टू वोट दिया जाएगा। तो जैसे कोई इनसेन है, कोई पागल व्यक्ति है, कोई क्रिमिनल है, कोई बैंकरप्ट व्यक्ति है जिसका दिवालिया हो चुका है, या माइनर, माइनर मतलब जिसकी जो एज छोटी है, 18 से नीचे है, जिसकी एज बिलो 18 है ना, उसको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। इन इंग्लैंड, यूएसए एंड इंडिया, राइट टू वोट इज गिवन ऑन अटेनिंग 18 years ऑफ एज। तो इंग्लैंड, यूएसए और इंडिया ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर 18 साल की एज कंप्लीट होने के बाद आपको राइट टू वोट दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और लागू हुआ था हमारे देश में, तो उस वक्त जो राइट टू वोट था वो 21 साल के बाद सभी को मिलता था, भारत के नागरिकों को। आज आपको पता है कि 18 साल की जब आपकी एज कंप्लीट होगी तो आपका भी वोटर कार्ड बन जाएगा। मगर उस वक्त जब देश का संविधान बना था उसमें लिखा गया था कि जब आपकी एज 21 साल होगी भारत के नागरिक की, तभी उसको राइट टू वोट दिया जाएगा। 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st संविधानिक संशोधन हुई थी 1989 में, और उसमें ये मेंशन किया गया था कि अब से भारत के जो भी नागरिक हैं उनको 18 साल के बाद ही वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो डेमोक्रेसी में देखो, एन इंडिविजुअल इज अ रूलर एज वेल एज रूल्ड। हर एक इंडिविजुअल के पास देखो
उसको ही रूलर माना गया है और उसको ही बोला गया है कि वो रूल करता है। तो उसके पास ये भी अधिकार होता है कि वो चुनाव भी लड़ सकता है। एवरी सिटीजन फुलफिल्स द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो उसको पूरा करता है तो उसको वो देन वो चुनाव लड़ सकता है। तो इंडिया में आपको पता है कौन-कौन से चुनाव होते हैं। जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव लड़ोगे तो आप एमपी बनोगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव लड़ोगे तो आप एमएलए बनोगे, म्युनिसिपल काउंसिल्स हो गई, फिर आपके काउंसलर बनते हो, पंचायत के इलेक्शन लड़ोगे तो सरपंच बनोगे, देन लोकल बॉडीज के चुनाव आपको देखने को मिलते हैं। बट अगर आप क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहे, तब आप चुनाव नहीं लड़ रहे, लड़ सकते। तो चुनाव लड़ने के लिए आपको पता है क्वालिफिकेशन तो फिक्स कोई भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहीं पे भी बात नहीं की गई। अगर आप एमएलए के चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए 25। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए 30। अगर आप एमपी बनना चाहते हो लोकसभा के, तो आपकी एज 25 ही होनी चाहिए। तो अगर आप देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए 35। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि देश के प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज कितनी होती है? तो डायरेक्टली तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। पर क्योंकि जैसा आपको पता है कि लोकसभा के आप मेंबर 25 साल उसकी एज फिक्स की गई है। तो दैट मीन्स अगर आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, तो देश का प्रधानमंत्री की एज भी हम बोल सकते हैं कि 25 साल ही है। द थर्ड पॉइंट इज राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। किसी भी पब्लिक ऑफिस में आप नौकरी कर सकते हो, आपको किसी भी तरह का आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। हर एक डिपार्टमेंट की देखो एक क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हो, जो भी एग्जाम होगा, अगर आप वो एग्जाम क्लियर करते हो, तो आप वहां पे नौकरी कर सकते हो बिना किसी भेदभाव के। आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछी जाएगी, आपका धर्म नहीं पूछा जाएगा, आपका जेंडर नहीं पूछा जाएगा, कलर, रेस एटसेट्रा इनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं होगी। सिंपल सा क्या फंडा है, क्वालिफिकेशन आप पूरी करो, रिक्रूटमेंट जो भी होती है, एग्जाम होता है, ओपन कंपटीशन होता है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर एग्जाम दे सकता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में देखो रिजर्वेशन की भी बात की गई है। जैसे रिजर्वेशन होती है एससी कम्युनिटी के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए, ओबीसी कम्युनिटी के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्स होते हैं उनके लिए। और एक नया आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। चाहे आप अपर कास्ट के हो, अनरिकॉग्नाइज्ड या एकदम ठीक वर्ड होता है जिसको हम जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं। तो उस कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पे गरीब है तो उनके लिए एक नई कैटेगरी बनी है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो उनके लिए भी अलग से अब कोटा, उनको भी अब कोटा दिया गया है। तो फोर्थ पॉइंट है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन। तो राजनीतिक दल बनाने का अधिकार और संस्था बनाने का अधिकार हर एक व्यक्ति के पास होता है। डेमोक्रेसी देखो क्या बोलती है कि पीपल गेट द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड वेरियस एसोसिएशन। कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और किसी भी तरह की वो संस्था बना सकता है। पीपल ऐसे लोग जिनके जो राजनीतिक विचार एक जैसे होंगे, पॉलिटिकल आइडियाज, तो वो निश्चित तौर पे एक ही विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विचारधारा के साथ। ऐसे लोग इकट्ठे होके अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज दे डू वेरियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज सच एज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, फॉर्म गवर्नमेंट, विनिंग आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे मे बी जॉइन ऑपोजिशन। और इवन अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते तो वो ओपोजिशन का हिस्सा बनेंगे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, और बहुत सारे कई बार गवर्नमेंट को मुद्दों से रूबरू भी करवाते हैं। तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं पॉलिटिकल राइट्स में ही। और साथ ही साथ आप वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके आप मेंबर भी बन सकते हो, आप खुद भी किसी भी संस्था को एस्टेब्लिश कर सकते हो। बट दे आर नॉट अलाउड टू फॉर्म सच पॉलिटिकल पार्टी और एसोसिएशन विच इज हार्मफुल टू जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को इतनी आजादी नहीं दी जा सकती कि कोई वो ऐसा राजनीतिक दल बनाए जो देश के हितों के खिलाफ जाके काम करे, और ना ही ऐसी कोई एसोसिएशन बन सकती है जो देश में माहौल को खराब खराब करे।
नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू पिटिशन, पिटिशन डालने का अधिकार। तो डेमोक्रेसी में देखो हर एक भारत के नागरिक के पास अधिकार होता है राइट टू पिटिशन, मतलब जो आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको आप कोर्ट के समक्ष रख सकते हो, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, या तो लोगों का समूह या एक व्यक्ति भी पिटिशन डाल सकता है कोर्ट में। कैन प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ देयर ग्रीवेंसेस एंड प्लेस द सेम बिफोर द कंसर्न ऑफिशियल। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, सरकारी डिपार्टमेंट में, अगर आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ, तो उसका आप समाधान करवा सकते हो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाके, अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में उनको अवगत करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि जो क्रिटिसिज्म है वो रूलिंग पार्टी को हमेशा सही दिशा निर्देश का रास्ता तैयार करने में मदद करता है। तो इसकी जरूरत हमेशा ही रहती है लोकतंत्र में। दे हैव राइट टू क्रिटिसाइज द एक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होती है, उनको क्रिटिसाइज करने का लोगों के पास और जो ओपोजिशन है उनके पास अधिकार होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम पीपल एक्सप्रेस देयर रिएक्शन अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिक असेंबली, प्रोटेस्ट मार्चेस एक्सेट्रा। तो सरकार का जब विरोध करते हैं तो लोग कौन-कौन से मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं? न्यूज़पेपर का, मैगज़ीन का, पब्लिक असेंबली, लोग इकट्ठे होते हैं और रैलियाँ वगैरह वगैरह निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। दिस वे दे ट्राई टू मेक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। उनकी कोशिश यही होती है कि गवर्नमेंट को जिम्मेवार बनाया जाए। इफ सच अ राइट इज नॉट ग्रांटेड टू द पीपल, द गवर्नमेंट कैन बिकम इररिस्पॉन्सिबल एंड एब्सोल्यूट एंड मे एक्ट आर्बिट्रेरली। अगर गवर्नमेंट ये सारे अधिकार लोगों को नहीं दिए जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार गैर जिम्मेवार तरीके से काम करे और एब्सोल्यूट पावर मतलब बिल्कुल अपने तरीके से काम करे, और कई बार हो सकता है अपनी मनमर्जी से भी काम करे। इन डेमोक्रेसी पीपल शुड बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एज रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म इज द लाइफ ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहते हैं कि अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है सरकार का, तो इससे क्या होगा कि सरकार की ही मदद मिलेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलते हैं। पर अल्टीमेटली देखो, जो क्रिटिसिज्म होता है, अगर वो पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, तो वो तो लाइफ बोला जाता है डेमोक्रेसी की। इसीलिए डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म की भी जगह निश्चित तौर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, राइट टू प्रोटेक्शन इन अदर कंट्रीज। टुडे so many citizens go to other countries for getting education or to do business, leisure, in search of employment। तो अलग-अलग कारण होते हैं एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है। उसमें से कुछ ये है कि आप एजुकेशन, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, आप बिजनेस के सिलसिले में जाते हो, आप घूमने फिरने के लिए जाते हो, आप जॉब के सिलसिले में जाते हो। तो ये आपके देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको दूसरे देश में भी प्रोटेक्ट करे। एवरी स्टेट हैज इट्स असेंबली इन अदर कंट्रीज। तो जैसे मान लो आप इंडियन हो, तो आप दूसरे देश में जाओगे तो आपको वहां पे भी इंडिया की असेंबली मिलेगी। तो अगर आपको वहां पे जाके किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वहां पे जो इंडिया की असेंबली है, वहां पे जाके उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढ के देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार। तो इंक्लूडिंग इंडिया अबाउट 20 कंट्रीज, मतलब आज के समय में 20 से ज्यादा कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और देश के नागरिकों को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आप सरकार से किसी भी तरह की जानकारी, सरकार के कामों की ले सकते हो और आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड बना सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड दिस राइट
in the list of fundamental rights. तो भारत की उच्च न्यायपालिका ने इसको फंडामेंटल राइट्स माना है. It brings transparency in the administration and the administration becomes responsible. इससे क्या होता है, जो हमारा प्रशासन होता है वो ट्रांसपेरेंट बनता है, यानी कि उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है और लोगों का उसके ऊपर विश्वास बनता है, जिसके कारण वो भी रिस्पॉन्सिबल बन के हमारे सामने आता है. Apart from the rights written above, a right to freedom of speech, a right to press, and a right to become the member of various association, etc., which we have studied in the list of civil rights, can also be included in the category of political rights. ये जो हमने आर्ट डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार या बोलने की आज़ादी, इसको भी हम पॉलिटिकल राइट मान सकते हैं. और राइट टू प्रेस, कुछ लिखने का आपके पास जो अधिकार होता है, अलग-अलग मीडियम्स जो होते हैं, क्योंकि मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, तो इसीलिए आपके वो भी अधिकार हमेशा बने रहते हैं लोकतंत्र में. और राइट टू बिकम मेंबर ऑफ वेरियस एसोसिएशन, खैर ये तो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि एसोसिएशन आप के मेंबर बन सकते हो और अपनी खुद की भी संस्था बना सकते हो. तो ये सारे अधिकार आपके पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं. इसी के साथ आपका राइट्स ऑफ सिटीजन्स चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है.